नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, रुझान आना शुरू हो चुका है। इसमें रुझान में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत दिखाई दे रही है। 190 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी रुझान में छू चुकी है। अब 200 के आंकड़े की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इतनी बड़ी जीत का क्या वजह रहा है, और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया था और राम मंदिर के विरोध में उन्होंने बोला था, इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव जी। इनसे जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी बात को आप तक रखते हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत की तरफ कैसे बढ़ रही है, क्या इनका अपना मुद्दा था। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, बीजेपी रुझान में इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है? देखिए 20 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को इतना बड़ा जन समर्थन और इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही है, तो मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी नाम का जो एक फैक्टर था वो अब स्थापित हो चुका है। और एनडीए ने उस प्रो इनकम्बेंसी को साबित करते हुए ये बता दिया है कि अगर आप जनता के लिए काम करेंगे, जनता के विषयों पर काम करेंगे, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे और भेदभाव को पीछे रखेंगे, तो जनता आपको बार बार चुनने के लिए तैयार है। अब जितने लोग ढकोसले लेकर के निकले थे और जितने लोग पूरी चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न उठाने निकले थे, जितने लोग बिहार की जनता के विवेक पे प्रश्न उठाने निकले थे, बिहार की जनता ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कह दिया है कि घर बैठिए। इससे ज्यादा जनता आपको क्या कहेगी? बार बार जनता कह रही है ये एक परिवार हमको नहीं चाहिए, ये एक नेता हमको नहीं चाहिए। बार बार चुनाव दर चुनाव आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलता रहे, पर जिस रिजेक्शन को वो लोग अपनी पार्टियों में, अपने दलों में एक्सेप्ट ना कर सकें, वही लोग हैं जो इसका रोना भी लगातार रोते हैं। मैं कहता हूं कि आज की जो प्रचंड जीत के ये संकेत, ये जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये देश के अंदर विकास की जीत है, ये देश के अंदर विश्वास की जीत है, ये बिहार की जीत है। और ये बिहार की जो जीत है ये आगे बढ़ती जाएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास की गति को पकड़े रखेगा। बिहार में दो ऐसे मुद्दे थे जो बहुत लोगों तक पहुंचे, लोग उससे नाराज भी रहे। एक तो रहा है कि प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना, और दूसरा रहा है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया और जिस तरीके से आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया। तो क्या लग रहा है कि इन दो बयानों की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी में और बिहार में और भी इसका असर पड़ा है, जनता के बीच गया है क्या? और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी यादव समाज से ही आते हो? देखिए निश्चित तौर पर मैं एक भारतीय के नाते कुछ बात कहूंगा जी। और इसमें किसी समाज का कोई विषय नहीं। और इसलिए भी जरूरी है कि विपक्ष के जितने लोग हैं, मुझे तो लगता है कि उनको रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, स्वयं के रीडेवलपमेंट करने की। जब आपको एक सरकार के, एक दल के विकास के विषयों पर कोई विरोध ना मिले, तो आप उस अपनी खिज को, अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को आप सनातन पे उतारने लग जाएं, आप मंदिर पे उतारने लग जाएं और आपको जो समझ में आए आप उसको कहने लग जाएं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का दिवालियापन विपक्ष में आ चुका है। इससे ऊपर ये कुछ नहीं है। देखिए बिहार की जनता आपसे क्या कहेगी? आप विपक्ष हैं तो आप विपक्ष की भूमिका में कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये नीति अच्छी नहीं थी या ये इन्होंने काम किया ये ठीक नहीं था। पूरे चुनाव में आपको ये नहीं सुनने को मिला। या तो कोई खड़ा होकर के, दो लड़के ट्रक पे घूम रहे थे, कह रहे थे कि एसआईआर हो रहा है, हो सकता है गलत हो, पर एसआईआर जब होगा तो हम एक भी ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, हम उसका कोई सबमिशन नहीं करेंगे। या कोई नेता खेसारी लाल जैसे वो जाकर के कहेंगे कि राम मंदिर पर ऐसी टिप्पणी करेंगे। ये शर्मनाकपूर्ण है। ये बेहद मुझे लगता है कि बिहार की जनता की भावनाओं को आहत करने वाला है। पर देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता और जनता जनार्दन अपना मैंडेट देती है। और ये मैंडेट नहीं, ये तमाचा है उन सब लोगों के गालों पर जो देश के अंदर सनातन को भी इस प्रकार से आंकते आए, देश के अंदर देश की राजनीति को भी इस प्रकार से ओछा करते आए। और जनता ने अपना मत बिल्कुल साफ बता दिया है कि इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की ओछी राजनीति, प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने जैसे स्तर पर उतरना, ये बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। विकास को स्वीकार करेगी, भाजपा को स्वीकार करेगी। जिस तरीके से बिहार में वोटिंग भी हुई, उसमें महिलाओं का जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, तो क्या आपको दर्शाता है कि एक तरफ जो है महिलाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लेके आए, और एक तरफ एनडीए की तरफ से जो है महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में डाला गया। तो क्या लग रहा है कि 10,000 रुपए उनके खाते में जाना जो है ये गेम चेंजिंग साबित हो रहा है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए? देखिए मुझे लगता है कि आज हमको ये 10,000 रुपए लग रहे हैं। 2020 में क्या कारण था कि हमारी सरकार बनी? 15 में क्या कारण था? 10 में क्या कारण था? 5 में क्या कारण था? हर चुनाव में कोई ना कोई कारण बनेगा। 2005 के बाद से बिहार की जितनी माताएं बहनें हैं, उनको स्वावलंबी बनने का, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। उनका जीवन बदलने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। अगर 2025 के अंदर जिसका बजटरी प्रोविजन 8 महीने पहले सरकार ने कर दिया हो और एक नीति सरकार ऐसी लेकर के आई हो कि हमारी माताएं बहनें अपने अपने घर में स्वरोजगार कर सकें, बिजनेसेस खड़ा कर सकें और उसका पैसा उनके खाते में
वो डाल सके, ये तो माताओं बहनों का विश्वास है कि वो अपना समर्थन दे रही हैं। दूसरी ओर अगर कोई केवल वादा करे या कोई केवल ऐसी बात कहे कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और जब सत्ता में थे तो कैसा कैसा वो करा करते थे, अगर ये बात होगी तो बिहार की जनता बहुत विवेकपूर्ण जनता है, बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब ये कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, अरे बिहार की जनता ने तो ब्लूप्रिंट देखा था इनकी नौकरी का, जमीन लो नौकरी दो, ऐसे थोड़ी अब चलेगा। ये 21वीं सदी का भारत है, ये 21वीं सदी का बिहार है, और ये 21वीं सदी का बिहार जंगल राज में नहीं जाने वाला था, इनके लालटेन के युग में नहीं जाने वाला था, ये एलईडी की युग में आगे बढ़ने वाला, विकास की गति को पकड़कर हाईवे पे चलने वाला बिहार बनना था। और इसीलिए माताओं बहनों का पूर्ण विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के नेतृत्व को मिला है। मैं बिहार गया था, बिहार चुनाव पूरा कवर किया मैं, तो लोगों से घूम रहा था, बातचीत कर रहा था, तो युवाओं में एक मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा, और बेरोजगारी का मुद्दा वाकई में युवा जो है वहाँ के परेशान नजर आए मुझे। लेकिन उसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव ने लोगों को लुभाने के लिए बोल भी दिया कि हर घर से एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या जनता उनके जो वादे थे उस वादे को ठुकरा दिया? सरकारी नौकरी जो उन्होंने वादा किया था, जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इतने बेरोजगारी होने के बाद भी बिहार में? देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर दोहराता हूं, बिहार की जनता, और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार के लोगों का आईक्यू देश के लोगों से ज्यादा है। बिल्कुल। औसतन आयु बिहार के युवा का देश के युवाओं से अधिक है। क्या बिहार का युवा नहीं समझ सकता कि ये वादा नहीं, ये झूठ है? क्या वो नहीं समझ सकता कि आप कह रहे हैं कि जिस बिहार के अंदर 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम वहां 2 करोड़ 80 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में देंगे, तो कैसे देंगे? क्या बिहार की जनता और बिहार का युवा ये नहीं जान रहा था कि ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ महीनों का कहा हुआ एक झूठ है और प्रपंच है? ये बिहार की जनता अब इसको स्वीकार नहीं करने वाली। उन्होंने जाना कि हाँ, रोजगार एक विषय है जिसमें बिहार को जिसको एड्रेस करना है। 20 साल के अंदर जो खड्डे एनडीए के कार्यकाल से पहले आरजेडी और कांग्रेस वाले खोद करके गए थे, उसको एनडीए ने भरने का काम किया है। वहां पर आज एक ऐसा वातावरण बना है कि इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। पहले तो ये वातावरण ही नहीं था। बिहार की आकांक्षाएं केवल सरकारी नौकरियों से पूरी नहीं होंगी, ये बिहार का युवा भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वहां आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां आपको इंडस्ट्रीज चाहिए, वहां प्राइवेट सेक्टर का बूम चाहिए। कहां से आएगा? जहां जमीनों को देकर के उनकी लोगों की लेकर के नौकरियां दी जाएं, और जहां पर मॉडल विकास का ऐसा हो कि जिसको धंधा डालना है उसमें कट किसी का होना चाहिए, उठा लिए जाएंगे, अपहरण का बिजनेस चलता हो जहां पर, वहां पर तो इंडस्ट्री आ नहीं सकती। आज वो सब दिन पीछे छूट गए, आज उन गड्ढों को भर दिया गया। बिहार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो बिहार को आगे बढ़ा रहा है, और रोजगार के विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बिहार के युवा को अब नए नए रोजगार, नए नए अवसर बिहार के अंदर जिस प्रकार से जो गति पकड़ी है, वो गति और तेजी से बढ़कर के उनको ये अवसर और मिलेंगे। बिहार में मैं घूम रहा था, उससे मुझे कई सारी चीजें देखने को मिली कि बीजेपी ने किस तरीके से जो है उनके जंगल राज, 15 साल का जो जंगल राज था, जो हत्याएं हुई थी, जो लूट हुए थे, जो भी घटनाएं घटी थी, उसका बोर्ड उन्होंने नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे पर लगा रखा था। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा है कि जो है उनका जंगल राज, जो उनका दर्द था, जो खौफ था, उसको बीजेपी ने फिर से उनके अंदर जीवित कर पाई, इसलिए जनता जो है इस बार भर भर के वोट करी। देखिए, निश्चित तौर पर हमारा एक पार्टी, एक राजनीतिक दल होने के नाते ये कार्य है कि हम बताएं और बिहार की जनता को ये बार बार चेताते रहें कि दूसरी पक्ष जो है वो क्या कर सकता है। पर क्या बिहार के जितने भी लोग हैं जो उस कालखंड में जिए थे, क्या वो भूल सकते हैं? मैं नहीं मानता। जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज को देखा है, वो जीवन भर उसको नहीं भूल सकते। देश में, प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं रही होगी, कहां कहीं डीएम की पत्नी का अपहरण कर लिया गया, रेप कर लिया गया, मंत्रियों के परिवार वालों को उठा लिया जाता था। आम जनता कहां जाएगी? लोगों के घरों से अपहरण कर लिया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी मुख्यमंत्री आवास से। आम जनता कहां जाएगी? जिन लोगों ने उस कालखंड को देखा है, वो कभी उसको नहीं भुला सकते। दुर्भाग्य बिहार का ये है कि अगर हमारे अलावा भी विकल्प किसी को बताया जाएगा तो वही एक परिवार बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा वो एक परिवार? क्योंकि आज देश के अंदर जब बिहार ये तय कर चुका कि हमें जंगल राज पर वापस नहीं जाना है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगदान तो मैं मानता हूं कि इन लोगों का है। मैं मानता हूं कि ये योगदान तो इनका है कि ये सत्ता में रह करके क्या गए। और एक बात को निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबको याद रखना चाहिए, जब आप विपक्ष में होते हैं तो केवल बातें करते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब आप काम करके दिखाते हैं। जब आप सत्ता में थे तो आप क्या करके गए, उसकी कालिख आज तक आपके चेहरे से नहीं हट पा रही, और आप चाहते हैं कि जनता आपको समर्थन करे? कतई नहीं करेगी।
उस कालिक को धोने के लिए, उन पापों को धोने के लिए बहुत कुछ शायद इनको करना पड़ेगा। जनता रिजेक्ट कर चुकी, जंगल राज को रिजेक्ट कर चुकी, परिवारवाद को रिजेक्ट कर चुकी, इनके भ्रष्टाचार को रिजेक्ट कर चुकी, और केवल बिहार के अंदर नई विकास की राजनीति, नए सूर्य के उदय की राजनीति को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और वही ये मैंडेट बता रहा है। एसआईआर का मुद्दा कितना कामयाब साबित हुआ? क्या लग रहा है कि एसआईआर का मुद्दा जो है बिहार चुनाव में जो इतना वोट परसेंट बढ़ा है, एसआईआर के मुद्दे की वजह से भी बढ़ा है, या क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, एसआईआर का मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं था, मुद्दा बनाने की कोशिश करी विपक्ष ने। एसआईआर तो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, देश के अंदर होनी है। देश के संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार देता है कि आपको करना है। अब वो करने गए तो उन्होंने सोचा कि और कोई मुद्दा तो बिहार में मिल नहीं रहा, सरकार के खिलाफ तो कुछ कह नहीं पा रहे, कोई नीति के खिलाफ तो कह नहीं पा रहे, किसी निर्णय के खिलाफत तो कर नहीं पा रहे, तो क्या करें, एसआईआर के बारे में कहते हैं। ये उन्होंने तय किया, तो मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने। बिहार की जनता जानती है, जो मृत हो चुका उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता, जो बिहार में रहता नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता, 2 बार आपका नाम है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता। बिहार की जनता इन सब बातों को जानती है। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों से ज्यादा समझदार है बिहार की जनता, पर ये अपने आप को शायद बहुत समझदार मान करके जनता को मूर्ख मानने का काम कर रहे थे। एसआईआर के विषय पर जिस प्रकार की ओछी राजनीति विपक्ष ने करी, जनता ने बता दिया है कि ये वोट चोर, वोट चोरी, इन सब बातों से जनता ऊब चुकी, और ये सब ढकोसलेबाजी विपक्ष को छोड़ देनी चाहिए। अब बयान भी आ रहा है, नेताओं का बयान भी आ रहा है बिहार से, विपक्षी नेताओं का, कि अगर यहाँ पे आरजेडी और महागठबंधन हारती है तो नेपाल वाला हाल होगा। तो इसका मतलब क्या माने समझते हैं? सीधे तौर पे जो है वो धमकी देना भी शुरू कर चुके हैं वहां के लिए। क्या अपेक्षा करी जाए इनसे? आप और क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? जो लोग देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में अपना विश्वास खो बैठे हों, और जो लोग अपने नेताओं की विफलता को स्वीकार ना कर सकें और केवल चुनाव का ठीकरा इन बातों पर फोड़ें, वो भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं। ये दिन आ गए आज लोकतंत्र के। अरे चुनाव हारे हैं, सहजता से स्वीकार करिए, जाइए अपने चुनावों में अपने लोगों के बीच में बैठिए, नेताओं के साथ बैठिए, आत्मविश्लेषण करिए, क्या हुआ कि आप हारे, क्या हुआ जो गलत आप लोगों को कह रहे थे, उसको करके लौट के आएंगे तो शायद बेहतर होगा। पर जो लोग इस बात को ना कर सकें, जो जाकर के राहुल भैया को ना बता सके कि भैया आपके कारण हम हारते हैं, और कोई तेजू भैया को ना बता सके कि तेजस्वी जी आपके कारण हारते हैं, वो लोग को बयान देना पड़ेगा कि हम बिहार को नेपाल बना देंगे। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये संविधान से चलता है। यहाँ कोई भी इस प्रकार की हरकत करने का प्रयास करेगा तो उसको बिल्कुल न्याय संगत जो कार्रवाई है वो करेगी। किसी को भी, और मैं नागरिक के नाते इस बात को कहता हूं, किसी को अधिकार नहीं है कि वो मेरे देश में कहे कि मैं हिंसा फैलाऊंगा, मैं आगजनी करूंगा, मैं सड़कों पे उतरूंगा और मैं यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा वातावरण बनाऊंगा कि इस देश के अंदर सौहार्द खत्म हो। ये अधिकार किसी को नहीं है, विपक्ष भी इस अधिकार से वंचित है, वंचित रहेगा। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी तो अब भाग गए विदेश में, रिजल्ट आ रहा है आज, लेकिन वो विदेश में घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के सफाया होने का क्या वजह मान रहे हैं आप? क्योंकि इतने शीर्ष पे बैठा हुआ नेता है, राहुल गांधी है, तो इस तरह की राहुल गांधी सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है लेकिन वो विदेशों में घूम रहे हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आपकी, क्या वजह है कि कांग्रेस का सफाया अब बिहार से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल जी का एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को कायम रख रहे हैं। अच्छा। और उनको कोई रिकॉर्ड तो कायम रखना चाहिए। उनका रिकॉर्ड है कि जब भी देश में कुछ महत्वपूर्ण होगा वो देश में नहीं होंगे, जब भी पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण होगा वो नहीं रहेंगे, देश की मतलब राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण होगा वो नहीं रहेंगे। जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था वो तब नहीं थे, जब बिहार का चुनाव है वो तब नहीं है, जब हरियाणा में चुनाव था वो तब नहीं थे, जब संसद का सत्र चलता है वो तब नहीं थे। उनको जाना है कोलंबिया, उनको जाना है कंबोडिया, उनको जाना है विदेश, अलग अलग जगहों पर जाना है और अपनी प्राइवेट ट्रिप्स करके आनी है। ये उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है। घूमना चाहते हैं घूमे। मैं फिर दोहराता हूँ, ये बात कहने वाली हिम्मत जो आप और मैं आंखों से देख पा रहे हैं, देश का एक एक नागरिक आंखों से देख पा रहा है, कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं कर सकता इस हिम्मत को कि वो राहुल जी को जाकर के कहें कि राहुल जी थोड़ा सा सीरियस होइए, राहुल जी आप चुनावों में अपना समय दीजिए। जब आप ये बात नहीं कह पाएंगे तब आप लोकतंत्र को कमजोर करके ये कहेंगे कि चुनावी प्रक्रिया ही गड़बड़ है। ये समस्या है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, राहुल गांधी को निर्णय लेना है कि इसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं। पर कोई भी सीरियस पॉलिटिकल दल वो देश के अंदर अपने जब तक पूर्ण समर्पण के साथ काम नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि जनता का आशीर्वाद उनको मिल सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, रैली किए,
जोरदार रैली किया, उन्होंने कई ऐसे बातें कही। उसके बाद योगी आदित्यनाथ गए। योगी आदित्यनाथ को लोग बिहार में खूब स्वीकार कर रहे थे, उनकी बातों को लोग सीरियसली ले रहे थे। तो लगता है आपकी हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रैली पे रैली की और बटोगे कटोगे जैसा नारा लगाया, लोगों को एकजुट किया, तो इसका भी असर पड़ा है? जनता जो है इस बार और भी अट्रैक्ट हुई है इन दोनों वजहों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी है और हुँ। हमारे नेता जितने भी हैं हुँ। देश भर के अंदर हुँ। और मुख्यमंत्री स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता, हुँ। वो हर चुनाव में जाते हैं, अपना योगदान देते हैं। हुँ। हमारे पास मास क्राउड पुलर्स हैं। हुँ। हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता जनता में बहुत ज़्यादा है। हुँ। हमारे पास ऐसे नेता हैं जिनका विश्वास जनता में बहुत ज़्यादा है हुँ। और इसलिए जनता के बीच में चुनाव प्रचार करना हुँ। ये हर नेता का कार्य है। हुँ। योगी जी भी हर चुनावी प्रचार में जाते हैं, हुँ। जनता बेशुमार प्रेम उनको देती है। बिल्कुल। हमारे अन्य मुख्यमंत्री भी जाते हैं, जनता बेशुमार प्रेम उनको देती है हुँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितना आशीर्वाद इस देश की जनता हुँ। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक देती है, हुँ। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी नेता को ऐसा मिलता हुँ। होगा। और इसीलिए हुँ। जब हमारे देश के नेता, हमारी पार्टी के नेता जनता के बीच में जाकर के अपने विचारों को रखते हैं, हुँ। तो सभी विषयों को समावेश मान करके हुँ। जनता अपना समर्थन देती है और वोट देती है। हुँ। कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की, हुँ। हमारे ऐसे बड़े नेताओं की फैन फॉलोइंग बहुत है। हुँ। बिहार में भी हमने इन रैलियों को देखा, हुँ। आपने कवर किया उन रैलियों को। बिल्कुल। जनता जिस प्रकार से एक्साइटमेंट के साथ, आशीर्वाद के साथ, हुँ। जोश के साथ, ऊर्जा के साथ हुँ। इन रैलियों में भाग ले रही थी, वो बता रहा था कि ये परिणाम ही आने वाला है हुँ। और वो परिणाम हमारे सामने है। हुँ। तो इनमें सब लोगों की नहीं, मेहनत लोग है। तो मुझे तेजस्वी यादव की रैली में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया, ये पता नहीं मुझे। देखिए, तेजस्वी जी के साथ हुँ। कितना अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस पर आप एक रिपोर्ट बिहार में जाकर के करिएगा। अच्छा। उनके कार्यकर्ता अंदर से उनकी कितनी गोभी खोद रहे थे, इसका भी हाँ। एक स्टडी आप करिएगा। हाँ। और तेजस्वी जी ने जहां जाकर के रैलियां करी, हुँ। उन रैलियों की तुलना और किसी रैली से तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की रैलियों में तो मुझे लगता है कि समुंदर के समान हुँ। जन समर्थन आया था, हुँ। प्राप्त हुआ था। हुँ। पर जिस प्रकार के विषय आप जनता के बीच में रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हुँ। अगर आपके पास कोई विषय ना हो, हुँ। कोई विजन ही ना हो, हुँ। तो जनता आपको सुनने तो आ सकती है, हुँ। पर वोट कैसे देगी? हुँ। क्यों दे देगी आपको वोट? हुँ। ना कोई विजन था, हुँ। ना कोई विषय था, हुँ। ना कोई बात थी, हुँ। केवल अपना वही राग, अपनी वही डफली, हुँ। उसी को गोल-गोल घुमाते रहे हुँ। और परिणाम आपके सामने है कि हुँ। जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है और हो सकता है आपके लिए कठिन भी हो, बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर बदलेंगी भी है बीजेपी इस बार? नहीं, देखिए, मेरे को लगता नहीं कि इस प्रश्न में कोई भी कठिनाई है। अच्छा। पहले दिन से हमसे ये प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है और हमने बड़ी क्लियरली एक बात कही। हुँ। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का पूरा गठबंधन हुँ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ रहा था। हुँ। कोई दो राय इसमें नहीं थे। हमारे शीर्ष नेताओं ने भी ये बात कही। जब हम सबसे बड़ा दल निकल करके आए, तब भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। हुँ। हमारी सीटें कम रह जाएँ, तो भी नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। हुँ। हमारे यहाँ पर इन बातों को लेकर के उतना बड़ा विषय नहीं बनता, जैसा शायद नहीं, मैंने विपक्ष इसलिए में पूछा बनता है। क्योंकि बीजेपी जो काम करती है, वो फ्यूचर को देखते हुए करती है कि ऐसा हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो जो फ्यूचर के अगले 10-15 साल के लिए काम करे। इसीलिए बिल्कुल। पूछ रहा हूँ मैं कि नीतीश कुमार अब तो वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब बोलते हैं कि थोड़ा उनकी तबियत भी खराब रहती है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई नया चेहरा भी अब होने वाला है या फिर नीतीश नहीं, कुमार को ही देखिए, लेके चलेंगे? ये या फिर बिहार मजबूरी है नीतीश कुमार? ये बिहार के नेतृत्व का निर्णय है, हाँ। बिहार की जनता का निर्णय है, बिहार के कार्यकर्ताओं का निर्णय है, गठबंधन का निर्णय है। हुँ। गठबंधन के सभी नेता साथ बैठेंगे। हुँ। जैसे एक पल की भी कठिनाई सीट शेयरिंग में नहीं हुई थी, हुँ। ऐसी एक पल की भी कठिनाई मुख्यमंत्री के नाम पर भी नहीं होगी। हुँ। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, हुँ। जनता ने बेशुमार आशीर्वाद हमको दिया है, हुँ। बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें आया है। हुँ। आज हम इस आशीर्वाद को जनता का धन्यवाद करने में देते हैं हुँ। और जब शपथ के दिन पास आएँगे, तो मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद बहुत करते हैं कि जो रुझान आ रहा है, वो आपके पक्ष में आ रहा है, जी। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव जी मौजूद थे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे हमने बातचीत की और तमाम अहम मुद्दों पे बातचीत हुई, जिसके बाद से आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।